हे गाइस, जय हिंद। वेलकम टू दिस वीडियो। और आज से जो हमारे कोर्सेज हैं स्टार्ट हो रहे हैं। शेड्यूल जो है आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। सबसे पहले ज्योग्राफी की जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की क्लास रहती है वो रहेगी अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 AM अभी। और उसके बाद एक 7 AM को एक करंट अफेयर्स की, पॉलिटी के करंट अफेयर्स की जो मंथली करंट अफेयर्स रहते हैं वो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे। उसके बाद 9 AM जो है हमारा डेली न्यूज़ एनालिसिस जो रहता है वो रहेगा। और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके आई बटन पे और जो शेड्यूल है आप अपना देख सकते हो। और ज्योग्राफी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हम रिसेंटली से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि सबसे पहले 2020 के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले। उसके बाद हम जैसे पीछे जाएंगे, जैसे कि 2019 2018 की, इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रीलिम्स के जो 2020 के अभी रिसेंटली जो प्रीलिम्स हुआ पिछले साल, उसमें जो फिजिकल ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस आए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारा स्ट्रक्चर जो इस तरह का रहेगा कि सबसे पहले हम आपके साथ, जैसे ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आपको मैं एक टाइम दूंगा कि आप उसे खुद सॉल्व करें। उसके बाद आपको आंसर बताया जाएगा, देन उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको बताई जाएगी। एंड 5 क्वेश्चंस डेली हम डिस्कस करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी के, मतलब ज्योग्राफी के। उसके बाद 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के होंगे जो कि शाम 5 बजे को रहेंगे। और उसके बाद 5 क्वेश्चंस पॉलिटी की। इसी तरह से अराउंड 15 क्वेश्चंस पर डे वी विल डिस्कस। और उसके अगर 2 महीने अगर हम लगातार ये डिस्कस करें तो अराउंड 900 क्वेश्चंस जो हैं आप इस तरह से कवर कर पाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हैं। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे इकोनॉमी और बाकी जो सब्जेक्ट्स रहेंगे वो भी हम इसके साथ इसके बाद डिस्कस करेंगे। एंड फिजिकल ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम्स 2020 का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, आराम से इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, जेट स्ट्रीम्स अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली। ओनली। सेकंड स्टेटमेंट है, ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई। थर्ड स्टेटमेंट है, टेम्परेचर इनसाइड द आई ऑफ साइक्लोन इज नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेसर। 10 डिग्री सेल्सियस लेसर देन द सराउंडिंग्स। यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि 10 डिग्री सेल्सियस रहता है, यहाँ पे ये बोला गया है कि जो बाहर का टेम्परेचर रहेगा उससे 10 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा। सबसे पहले, जेट स्ट्रीम्स occur in the northern hemisphere only. Then only some cyclones develop an eye. Then temperature inside the eye of cyclone is nearly 10 degrees Celsius lesser than the surroundings. और ये फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। जो आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हो उसमें ये कवर होता है। और विंड्स के बारे में आपको जो लोकल विंड्स हैं या साइक्लोन्स हैं, एंटी साइक्लोन्स हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। और ये टॉपिक उन्हीं में से एक है। सबसे पहले जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हो उसके बाद यहाँ पे आप इस चीज़ पे आपने ध्यान देना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और आर करेक्ट, आपसे पूछा गया है। चलिए गाइस, सॉल्व कीजिए। आपके पास 10 सेकेंड्स हैं। क्वेश्चंस आपने पढ़ने हैं, उसके बाद आपने इन्हें सॉल्व करना है। और अपना जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। चलिए, इसका जो आंसर है दैट इज़ 2 ओनली। आंसर इसको आपको जो है इसी पीडीएफ में मिल जाएंगे। और इसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। देखिए, जो जेट स्ट्रीम्स होते हैं ये हाई एल्टीट्यूड पर ट्रेवल करने वाले एक वेस्टर्ली विंड सिस्टम है। जैसे आपको पता होगा कि हमारी अर्थ के ऊपर वेस्टर्ली और ईस्टर्ली जो विंड रहती हैं किस तरह से वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रेवल करते हैं, जैसे विंड सिस्टम जो होता है। और जेट स्ट्रीम्स जो रहती हैं वो हाई एल्टीट्यूड वेस्टर्ली विंड सिस्टम है एक। और लगभग 6 से लेके 4 किलोमीटर जो हाइट रहती है वहाँ पे ये फ्लो करता है। और बहुत ही हाई स्पीड होती है इसकी, लगभग 450 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी रफ्तार होती है। इन अ वेवी अ फॉर्म एट बोथ हेमिस्फीयर्स होती है। और यहाँ पे इन्होंने ओनली बोला है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये गलत हो जाएगा। फिर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट अगर गलत हो जाएगी, इसके साथ आप एलिमिनेट कर पाओगे, फर्स्ट और डी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। और 50-50 अभी चांसेस हैं आपका जो आंसर है करेक्ट होने के लिए। और
जो सेकंड स्टेटमेंट है, ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई। सेंटर ऑफ द साइक्लोन होता है जो, उसे आई बोलते हैं, और हर साइक्लोन में ये डेवलप नहीं होता। आई इज़ काम रीजन होता है उसका, विद यहाँ पे जहाँ पे जो है विद नो रेनफॉल एंड एक्सपीरियंसिस हाईएस्ट टेम्परेचर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तापमान जो है बहुत ज़्यादा होता है, और उसके साथ वहाँ पे लोवेस्ट प्रेशर होता है विद द साइक्लोनिक सिस्टम, और प्रेशर भी वहाँ पे बहुत ही कम रहता है। और इसी तरह से जो हमारा सेकंड है वो सही हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे बोला है टेम्परेचर इनसाइड द साइक्लोन इज़ नियरली 10 डिग्री सेल्सियस लेसर देन द सराउंडिंग्स। लेकिन यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको दिया जाएगा वहाँ पे, और यहाँ पे देखिएगा इसका जो साइक्लोन का जो आई का जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत ही हाई रहता है, और प्रेशर जो है वो लो रहता है, लेकिन टेम्परेचर जो है इसका बहुत ही हाई रहता है। इससे जो आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी गलत हो जाएगी यहाँ पे, और जो आंसर है आपका वो आ जाएगा सी, यानी कि 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विद रेफरेंस टू ओशियन मीन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। करेक्ट यहाँ पे पूछा है। OMT is measured up to a depth of 20 degree Celsius. Isotherm, isotherm क्या होते हैं इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। Which is 129 meters in the southwestern India ocean during January to March. The next statement है OMT यानी कि ocean mean temperature collected during January March can be used in ascending whether the amount of rainfall in monsoon will be less or more than a certain long term mean। जो कि यहाँ पे जनवरी मार्च के अकॉर्डिंग वहाँ पे ओशन मीन टेम्परेचर जो यहाँ पे कैन बी उसे यूज़ किया जा सकता है। वेदर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन मानसून कम होगा या ज़्यादा होगा सर्टेन लॉन्ग टर्म मीन के लिए, वो आपने यहाँ पे देखना है, और यहाँ पे करेक्ट आंसर आपसे पूछा गया है, और इसका आंसर आप दे सकते हो। उसके बाद आपको इसका आंसर जो है बताया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स के अंदर अभी इसका आंसर दीजिए। और आपसे करेक्ट जो है क्वेश्चन पूछा गया है, और चलिए जिसका आंसर है दैट इज़ बी, यानी कि 2 ओनली। OMT collected during January March can be used in ascending whether amount of rainfall in monsoon will be less or more than a certain लॉन्ग टर्म मीन, ये इसका आंसर है। देखिए OMT जो है इज मेजर्ड अप टू डेप्थ ऑफ 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म। 26 डिग्री जो आइसोथर्म है वहाँ तक वो मेजर होता है, और ड्यूरिंग जनवरी मार्च द मीन 26 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म डेप्थ इन द साउथ वेस्टर्न इंडिया ओशन इज़ 59 मीटर्स तक वहाँ पे वो रहता है। एंड इस वजह से जो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो जाती है, गलत हो जाती है, और इसके साथ ही अगर फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, और अब बोथ 1 एंड 2 भी नहीं आएगा। और अभी हमने देखना है कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट सही है, हाँ ये सही है। सी सरफेस टेम्परेचर रहता है इज़ रूटीनली यूज्ड फॉर प्रिडिक्टिंग वेदर द टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल दैट इंडिया रिसीव्स, जो इंडिया रिसीव करता है ड्यूरिंग द मानसून सीजन, वो विल बी लेस और मोर देन द लॉन्ग मीन टेम्परेचर। लेकिन जो ओशन का मीन टेम्परेचर रहता है वो उसके पास एक बेटर एबिलिटी है प्रिडिक्ट करने के लिए। ये जो सी सरफेस टेम्परेचर है इससे ज़्यादा बेटर उसके उसके पास एबिलिटी है प्रिडिक्ट करने के लिए कि किस तरह से रहेगा हमारा मानसून। और ओशन मीन टेम्परेचर ये भी आप पढ़ सकते हो, क्लाइमेटोलॉजी का ये भी टॉपिक है, और इसका आंसर जो है बी है। नेक्स्ट जो 2019 2020 में फिजिकल ज्योग्राफी से 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। 2019 में जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे अभी हम। वाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड, यहाँ पे पूछा गया नॉट फॉर्म्ड, ड्यू ड्रॉप्स जो हैं क्यों नहीं बनते, इसका रीज़न हमें यहाँ पे बताना है। क्लाउड्स ऑब्जर्व द रेडिएशन रिलीज्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस, क्लाउड्स रिफ्लेक्ट्स बैक द अर्थ रेडिएशन, द अर्थ सरफेस would have low temperature on cloudy nights, clouds deflect the blowing wind to ground level। ये हमने यहाँ पे देखना है, और इसका आंसर जो है आपको बताना है।
देखिए जो इसका आंसर है दैट इज़ बी। जो फेवरेबल वेदर एलिमेंट्स होते हैं फॉर ड्यू इंक्लूड द, क्या क्या चीज़ें चाहिए उसको, क्लियर स्काई चाहिए, आप ये चीज़ें नोट कर सकते हो। क्लियर स्काई होना चाहिए, और हल्की हल्की जैसे विंड होती है वो चाहिए, और डिसेंट सॉइल का एक मॉइस्चर होना चाहिए वहाँ पे। जो क्लियर स्काइज होते हैं वो अलो करते हैं मैक्सिमम रिलीज ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन टू द स्पेस। अगर स्काइज क्लियर हैं तो मैक्सिमम जो लॉन्ग वेव रेडिएशंस हैं जो कि अर्थ रिलीज़ करती है वो स्पेस में रेडिएट हो जाएंगे। क्लाउडी स्काइज जो होते हैं, अगर स्काई जो है क्लाउडी है और अगर क्लियर नहीं है तो वो जो है रिफ्लेक्ट कर लेंगे एंड ऑब्जर्व कर लेंगे उसको, वाइल री emitting लॉन्ग वेव रेडिएशन बैक टू द surface, एंड दैट प्रिवेंट्स एज मच एज कूलिंग फ्रॉम अकरिंग। और वो जो है कूलिंग नहीं होने देते फिर। यहाँ पे लिखा है हाउ ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म, और ड्यू ड्रॉप्स तभी ही फॉर्म होंगे अगर हमारे पास, आप याद रख सकते हो कि क्लियर स्काई हो, लाइट विंड हो, और सॉइल का जो वहाँ पे डिसेंट एक सॉइल का मॉइस्चर हो। और ये आप यहाँ पे याद रख सकते हो। इसका आंसर है बी। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑन 21 जून द सन डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट आर्कटिक सर्कल। इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट एंटार्क्टिक सर्कल, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर है, ये नदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं। शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट नून, नून यानी कि 12 PM इन द मिड डे ऑन ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर की बात की गई है यहाँ पे। शाइन्स वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। चलिए इसका आंसर आप दीजिए। इसका आंसर फर्स्ट वाला है, डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द आर्कटिक सर्कल। क्या रीज़न होता है, देखिए कि जो 21 जून होता है कैलेंडर में, अगर आप देखें तो जो सन है उस टाइम पे दैट इज़ इन द नर्दर्न हेमिस्फीयर, नर्दर्न हेमिस्फीयर पे है वो। और नर्दर्न हेमिस्फीयर वहाँ पे जो है वो टिल्टेड है, जैसे ये अर्थ है हमारी, और ये एक्सिस के ऊपर जैसे नर्दर्न हेमिस्फीयर में है सन, और इस तरह से जो है उसकी जो रेज हैं वो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है वहाँ पे डायरेक्टली फॉल करती हैं। और यानी कि जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे लाइट रहेगी, और जो साउथ पोल है वहाँ पे डार्क रहेगा या नाइट रहेगी वहाँ पे, और नॉर्थ पोल के ऊपर डे रहेगा। और जो रेज हैं सन की वो फॉल करती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली, एक तो ये रीज़न है और डे होने की वजह से। और यहाँ पे इस आंसर की वजह से जो सी और डी है वो यहाँ पे गलत हो जाते हैं, यहाँ पे सॉरी बी आना था। एंड इसका जो आंसर रहेगा यानी कि द सन डज नॉट सेट बिलो द होराइजन, यानी कि वहाँ पे जो सन है वो छिपेगा नहीं वहाँ पे, यानी कि वहाँ पे जो नदर्न हेमिस्फीयर पे है या आर्कटिक सर्कल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे डे रहेगा। इसका आंसर जो है फर्स्ट है ऑफ कोर्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन इसलिए की है क्योंकि आपका जो कंसेंट, आपका जो फोकस है इस वर्ड की तरफ जाना चाहिए। करेक्ट उन्होंने पूछा है अबाउट द डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट। देखिए अगर ये वाला क्वेश्चन जो है ये एक नासा की जो एक वेब पेज है वहाँ पे दिया हुआ था कि जो लार्ज अमाउंट्स ऑफ मीथेन होते हैं वो फ्रोज़न रहते हैं। जो आर्कटिक वाला एरिया है, आर्कटिक टुंड्रा जो सॉइल्स रहती हैं वहाँ पे वो फ्रोज़न रहती हैं। और जो मरीन सेडिमेंट्स होते हैं जैसे गैस हाइड्रेट्स होते हैं वहाँ पे भी वो पाया जाता है। एज अर्थ क्लाइमेट वार्म, जैसे कि अर्थ का जो क्लाइमेट है वो वार्म होता है या वार्म वार्म हो रहा है वो, और वो जो मीथेन है वहाँ पे जो फ्रोज़ हुई है वो एक वल्नरेबल है या पॉसिबल है कि वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ हो जाए, और वो और ज़्यादा वो ग्लोबल जो वार्मिंग है उसे बढ़ावा दे सकती है। और ये जो मीथेन साइकिल होता है, हर जो मीथेन का मॉलिक्यूल है वो एटमॉस्फेयर के अंदर जाता है और 8 साल तक रिमेन्स देयर फॉर 8 years अंटिल इट इज़ रिमूव्ड बाय ऑक्सीडेशन, से वो रिमूव किया जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और इसलिए जो इसका थर्ड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है, और इसका आंसर ऑफ कोर्स आएगा डी। ग्लोबल वार्मिंग माई ट्रिगर, हाँ ट्रिगर होगा इससे रिलीज ऑफ जो मीथेन गैस है। और लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट जो हैं आर फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा,
अंडर द सी फ्लोर, जैसे हमने बात की कि नासा की एक वेब पेज था, वहाँ पे एक न्यूज़ दी थी ये, मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजेस टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर डिकेड और टू। डिकेड यानी कि 10 ईयर्स, 10 या 20 साल बाद। यहाँ पे वहाँ पे बोला गया है कि 8 साल बाद। हाँ, ये भी आंसर जो है सही रहेगा इसका। और यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर जो मार्क करना था, और तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। आंसर ऑफ कोर्स इसका डी आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। और जो भी इसका शेड्यूल है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड इसके बाद गेट रेडी फॉर द 7 AM करंट अफेयर सीरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।